नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने पार्ट 1 को अच्छे से देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं। पार्ट 2 आपका ये रहा, बाढ़ और सुखाड़। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको सारे 6 चैप्टरों का और लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 7 चैप्टर मतलब मिलेंगे आपको, 7 वीडियो मिलेंगे। इसमें आपको टोटल आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में काफी विस्तार से हम लोग पढ़ने का यहाँ पे प्रयास करेंगे आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो बाढ़ और सुखाड़ क्या होता है इसके बारे में काफी विस्तार से हम लोग समझेंगे और इसका क्या क्या नुकसान होता है। कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। बारिश ज्यादा आता है तो थोड़ा सा हाँ फसलों को राहत मिलता है, लेकिन जब अधिक से अधिक आ जाए, बारिश ज्यादा आ जाए, बारिश उस समय क्या होता है, नुकसान पहुंच जाता है। वो सारे चीजों के बारे में जानेंगे यहाँ पे। अब सुखाड़ क्यों होते हैं ये सारे चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, पार्ट 1 को, सॉरी पार्ट 2 को। ठीक है, चलिए तो प्राकृतिक आपदा में हम लोग मतलब जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बाढ़ एवं सुखाड़, जो कि आपका चैप्टर 2 रहेगा। जो कि क्या रहेगा, चैप्टर आपका 2 रहेगा। यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा गया है। ठीक है, तो बाढ़ और जो सुखाड़ है ना, इसका सीधा सा संबंध जो है मानसून से, वर्षा से। अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा, अगर बारिश हुआ ही नहीं तो सुखाड़ आ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, इसका सीधा संबंध किससे है, वर्षा यानी मानसून से। अगर ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ ही आ जाएगा, बारिश नहीं होगा तो सुखाड़ ही आ जाएगा। दोनों में मतलब नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, मतलब बीच में आएगा तो सही है, बीच में। ठीक है, अब बाढ़ क्या होता है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो बाढ़ क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब मानसून वर्षा अधिक होती है ना और नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। यानी कह सकते हैं अपने क्षेत्र में जो छोटी सी एरिया होती है या जो भी एरिया होते हैं, वहाँ पे नॉर्मल पानी से जब ज़्यादा पानी हो जाता है ना, नदियों में, तालाब में, पोखरा में, समुद्र में, तो उन इलाकों में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे। ठीक है, और बाढ़ के कई कारण भी हो सकते हैं, इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अधिक वर्षा होना, ज़्यादा वर्षा होगा तो भी बाढ़ आएगा। नदियों में जल का स्तर का बढ़ना। ठीक है, बांध या तटबंध जो होता है, डैम जो होता है उसका टूटना, ये नदियों के जल निकासी की रुकना। नालियों में भी जो, जैसे जो शहर होते हैं वहाँ पे नालियों की व्यवस्था सही तरह से ना होने की वजह से भी वहाँ पे नुकसान पहुँचता है। ठीक है, अब देखिए मानसून से संबंध, देखिए थोड़ा समझने का इसे प्रयास करेंगे हम लोग। मानसून से संबंध क्या है इसका डायरेक्ट। ठीक है, मानसून से इसका क्या संबंध है। जैसे देखिए वर्षा, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्षा के बारे में देख रहे हैं। वर्षा से दो नुकसान। अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बाढ़ ही आ जाएगा, जो कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। और ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पे बारिश नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ, बहुत कम बारिश हुआ, वर्षा हुआ, तो क्या होगा, उस समय सुखाड़ आ जाएगा, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। वर्षा की कमी यानी सुखाड़ होगा, और वर्षा की अधिकता क्या होगी, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, अर्थात वर्षा की अधिकता से बाढ़ आता है तथा वर्षा की कमी से क्या होता है, सुखाड़ आता है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में मतलब कह सकते हैं इस पाठ में जो हम लोग जानेंगे, इसमें देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत में बाढ़ और सुखाड़ के क्या क्या क्षेत्र है, क्यों आते हैं ये सारे वजह, बाढ़ एवं सुखाड़ से क्या क्या हम लोग बचने के उपाय कर सकते हैं, क्या प्रबंधन कर सकते हैं, है ना। भूमिगत जल क्या होते हैं, भूमिगत जल में आगे बताऊंगा इसके बारे में। वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करूंगा कि आपको वर्षा समझ में आ गया होगा। इसके तरफ हम लोग जानने जा रहे हैं, सुखाड़ क्या होता है। सुखाड़, जब वर्षा ऋतु में आसमान में बादल गायब हो जाता है, तेज धूप निकल आती है, तो कृषक खेत में काम नहीं कर पाते हैं और पानी पीने की किल्लत हो जाती है। ऐसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं। यानी सीधी सी बात ये कहा जा रहा है कि जब गर्मी का दिन आता है, जब आसमान साफ हो जाते हैं, पूरे बादल दिखाई देने, बादल हट जाते हैं, मतलब आसमान एकदम नीला नीला दिखाई देने लगता है, तो किसान लोग का जो खेत होता है ना, काफ़ी वो खराब हो जाता है। किसान लोग खेत में काम नहीं कर पाते उस स्थिति में। ठीक है, तो पानी की कमी हो जाती है, पानी पीने लायक भी नहीं मिल पाता उस समय, खेतों की नमी गायब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं सुखाड़। ठीक है, और देखिए किसान जी जो दिख रहे हैं आप लोग, किसान भाई जो जानते हैं कि अन्नदाता होते हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग अनाज खा पाते हैं। ठीक है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में या होटल में या जहाँ भी, घर पे भी जो भी हम लोग अनाज खाते हैं ना, आप में से भी बहुत सारे के पिताजी या इवन मेरे पिताजी भी किसान हैं। ठीक है, तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, वर्षा की कमी होती है इसमें सबसे प्रमुख कारण। ठीक है, वर्षा लिखा गया यहाँ पे, वर्षा होगा, वह होगा। ठीक है यहाँ पे, और बादलों का ना बनना होता है, तेज तापमान एवं सूखा मौसम होना, जल स्रोत का सूख जाना, यानी जो भी नदी तालाब होते हैं उनका सूख जाना, ज़्यादा तापमान बढ़ जाना, ज़्यादा धूप हो जाना। ठीक है, बादलों का न बनना, इसके वजह से क्या आता है, सुखाड़ की घटना होती है। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम लोग समझने जा रहे हैं इसके अगला पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, भारत में बाढ़ प्रभावित नदियां। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि कौन कौन सी नदियां भारत में ऐसी हैं जो कि भारत के क्षेत्र को प्रभावित करती है, नुकसान पहुंचाती है बहुत खतरनाक। तो पहला नदी आता है जिसका नाम है कोसी नदी, जो कि बिहार को बवाल मचा कर रखती है, बिहार में एकदम श्राप देती है, बिहार को स्वाहा कर देती है एकदम, मतलब बिहार को नरक बना कर रख देती है। ठीक है, कुछ देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, हम सभी को पता है, मैंने आपको पहला चैप्टर में ही बताया था ये, है ना। यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है और कहर बर पाती है, यानी कहने का मतलब ये नदी हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है। ठीक है, और ये 7 धाराओं में आकर के बिहार में कोसी नदी का निर्माण करती है। और ये जो नदी है ना बच्चे, कह सकता हूँ मैं, बिहार में बहुत खतरनाक तरीके से बाढ़ लाती है, इसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नदी है गुजरात में, जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी जिसे आप जानते होंगे, ठीक है। नर्मदा नदी गुजरात के, ठीक है, कई जिलों में बाढ़ लाती है। गुजरात होगा, यहाँ पे गुजरात लिखा है, गुजरात के कई जिलों में बाढ़ ला देती है। ये रहा गुजरात, आप जो लोकेशन देख रहे हैं। और यह मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात में प्रवेश करती है, फिर महाराष्ट्र में भी ये नदी जाती है। आपको आशा करता हूँ कि ये सारे बातें मेरे समझ में आ रहे होंगे। वीडियो साफ आ रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा नदी के बारे में। तीसरा नदी इधर दे दिया है। तीसरा नदी देखिए, सारे लोकेशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको फ्री में ये नोट्स मिलेंगे, कोई पैसा नहीं लेना है, कोई पैसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो कि असम में भयानक बाढ़ लाती है, भयानक बाढ़ लाती है। ठीक है, नुकसानदायक काम होती करती है ये। ब्रह्मपुत्र नदी असम में हर साल भीषण बाढ़ लाती है, इसे भारत का सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, भारत की जो सबसे नदी जो है ना, भारत के बीचों बीच बहती है जो, वो गंगा नदी है। ठीक है, वैसे आप याद रखिए इन बातों को। और असम का जो शोक कहा जाता है, इस नदी को ही कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में हमेशा एक खतरनाक बाढ़ लाती है, हमेशा। ठीक है, चौथा नदी हमारा आता है यहाँ पे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के इलाकों में ज़्यादा खतरनाक बाढ़ लाती है। ठीक है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। यह नदी महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में पहुंचती है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश आपको पता है यहाँ पे है, ये भारत के पूर्वी तट पे। गुजरात आपका यहाँ पे, बिहार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ पे मिलेगा। पांचवा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पांचवा नदी के बारे में, दामोदर नदी एवं तीस्ता नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। इन्हें बंगाल का शोक भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक या बंगाल का। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तीस्ता नदी उत्तर बंगाल में बाढ़ लाती है। दोनों नदियां समय समय पर भारी तबाही मचाती है। कहाँ पे? बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जानने जा रहे हैं बाढ़ों का देश, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। और बांग्लादेश में क्यों ऐसा होता है भाई, बाढ़ों का देश क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इनकी चपेट में आ जाते हैं। आप इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसान भाइयों लोग को देख सकते हैं, खुशी का लहर रहता है। जब ज़्यादा पानी आता है धान बोने में बहुत मजा आता है। और धान का भी समय आ भी रहा है, जुलाई अगस्त चल रहा है। आपके भी गाँव के तरफ, आपके इलाके में भी धान बोए जा रहे होंगे। ठीक है, तो बाढ़ों का देश किसे कहते हैं बच्चे? तो बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। बाढ़ से होने वाली हानियां क्या क्या होती है, आप सभी को पता है क्या क्या हानि होती है। आप वैसे देखे भी होंगे गांव में, गली में। अब हम लोग क्योंकि गांव देहात के लोग रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले, तो हम लोग देखते हैं गांव शहरों में क्या क्या नुकसान होते हैं बारिश के आने की वजह से। ठीक है, तो मकान का गिरना होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। महामारी फैलना यानी बीमारियां फैलना, मच्छर का काटना, एकदम मच्छर लूट लेता है हम लोग को। ठीक है, फसल की बर्बादी, हजारों लोग के प्रभावित होना। जैसे हजारों लोग का घर क्या होता है, या बहुत सारे लोगों का घर डूब जाता है बाढ़ के आने की वजह से, तो वो लोग का जीवन बहुत तहस नहस हो जाता है, बहुत दुखदायक जीवन हो जाता है उन लोगों का। ठीक है, जीवन और संपत्ति की भारी क्षति। अब देखिए ना भाई, ये घर लोग के लोग कैसे रहेंगे बताइए, इस बाढ़ की स्थिति में कैसे लोग रहा करेंगे, आप ही बताइए। देखिए नाव चल रही है उस गांव में, देखिए झोपड़ी जैसे जो घर हैं, उन घरों का क्या हाल होगा। अमीर लोग या जो भी कह सकते हैं, जो रईस लोग होते हैं, वो तो महलों में रह लेते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसे घरों में कैसे रहेंगे, आप ही बताइए। सरकार को इनको मदद करना चाहिए। तो इवन इंडिया की बात करूं या बिहार की बात करूं या बांग्लादेश का, वहाँ के सरकार को, लोगों को मदद करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे याद रखना है, ये फैक्ट है। यहाँ पे बांग्लादेश को विश्व का मतलब बाढ़ों का देश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हर साल क्या आता है, बाढ़ आता है। बाढ़ के वहाँ आने का जीवन जो है बच्चे याद रखिएगा, बाढ़ जो है वहाँ के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हर साल तबाही मचा देता है बाढ़। ठीक है,
यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं। चलिए, बाढ़ से होने वाले लाभ और फायदे। यह मिट्टी को खनिज, ह्यूमस और प्राकृतिक उर्वरक प्रदान करता है। यानी ये क्या करता है, मिट्टी को तरह तरह के फायदे पहुंचाता है, ह्यूमस पहुंचाता है, नाइट्रोजन वाली चीज़ें पहुंचाता है, खनिज पहुंचाता है, उर्वरक पहुंचाता है। ठीक है, और इससे मिट्टी क्या हो जाती है, अत्यंत उपजाऊ हो जाती है, या विश्व के सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक हो जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी भी इधर रहता है ज़्यादातर, आपको पता होगा। और जलोढ़ मिट्टी सबसे तो उपजाऊ मिट्टी है, आपको ये भी बात पता होगा। और दुनिया के सबसे घने देशों में से एक है ये, कौन, बांग्लादेश। यहाँ पे जनसंख्या भी थोड़ा सा घना पाया जाता है, छोटा सा देश है, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी आता है। यह बाढ़ के जाल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाते हैं। देखिए, सब लोगों को पता है, जैसे ही बाढ़ आता है या बारिश आता है, बारिश खत्म हो जाता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, थोड़ा बहुत पानी होता है, तो लोग वहाँ खुशी खुशी अपना क्या कहते हैं, गीत गाते हैं। बहुत खुशी खुशी गीत गाते हैं, या बहुत खुशी खुशी। बाढ़ की भूमि किसानों के लहर से बाढ़ की भूमि किस फसलों से लहलाती उठती है। और ज़्यादा जैसे पानी आता है ना, बहुत ज़्यादा, तो सीधी सी बात है, फसल नुकसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत बारिश आएगा तो किसान बहुत खुशी के गीत गाते हैं। सभी किसानों के अंदर एक मतलब सुकून मिलता है कि हमारे अब फसल हो जाएंगे, हमें खाने के लिए अनाज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे अब हम लोग चलते हैं इसके। अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि बाढ़ जो आ रहा है उसको रोकने का उपाय हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बाढ़ जो आ रहा है ना, उसको रोकने का हम लोग उपाय जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो बाढ़ आ रहा है, याद रखिएगा, जो बाढ़ आ रहा है उसका प्रबंधन जानेंगे, बांध बनाएंगे हम लोग, तटबंध का निर्माण करेंगे। ये क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बांध क्या होता है, देखिए, बाढ़ की विनाशशीलता को रोकने के लिए बांध और तटबंध का निर्माण किया जाता है। ये क्या होता है अभी सब आपको पता चल जाएगा, तटबंध क्या होता है। ठीक है, नदियों पर बांध बना करके जल के अधिक प्रवाह को रोका जाता है। इससे बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है तथा जल को संचय भी होता है। देखिए, ये जो आप बांध देख रहे हैं ना, इसको डैम कहा जाता है। इसी से बिजली भी बनाया जाता है। यहाँ पे टरबाइन लगा करके आपको पढ़ेंगे, साइंस वाले टीचर आपको बताएंगे भी ये। ठीक है, तो नदियों का पानी को रोका जाता है। यहाँ पे बांध बनाने से क्या होता है, पानी को स्थिर किया जाता है, रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और इनका इस्तेमाल मछली पालन में भी होता है, बिजली उत्पादन में भी होता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, जो कि टिहरी बांध है, जो कि किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। ठीक है, उसी तरह आपका महानदी पे आपका हीराकुंड बांध है, जो कि आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना। भाखड़ा नागल परियोजना जो कि कहाँ है, सतलज नदी पे है, जो कि पंजाब में। आपको ये बात पती होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग तटबंध क्या होता है ये समझ। देख लीजिए आप लोग, ये लोहे की चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो बांध जैसे जो चीज़ें बनी है, जो देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग आप जरूर देखेंगे ये सब चीज़ों को। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं तटबंध क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तटबंध को समझना, देखिए जैसे ये जो मेढ़ी बनाया गया ना पूरा, यहाँ पे लोग को आ जा रहे हैं, यही तटबंध होता है बच्चे। ये नदी को या तालाब को या कह सकते हैं जो भी इलाका होता है उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। नदियों के किनारे मिट्टी के कंक्रीट के तटबंध बनाए थे। कंक्रीट मतलब सीमेंट बालू के। ठीक है, और बना करके पानी को गांव और खेतों में घुसने से रोका जाता है। और इसके लिए नहर निकाला जाता है ताकि खेत को अच्छे से पानी दिया जा सके। आपके भी गांव में नहर होंगे बहुत सारे। तटबंध के पानी को एक सीमा में रोकने में सहायक होता है। ये सीमा बाउंड्री का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं गांव में पानी से जाने को रोक रहा है। ठीक है, तो बाढ़ से सुरक्षित रहने के लिए बेहतर निर्माण क्या कर सकते हैं, उस ऊंचे स्थान पर हमेशा घर बनाया जाए। ऊंचे स्थान पर हमेशा घर बनाया जाना चाहिए। मजबूत और टिकाऊ घर बनाना चाहिए, हमें मजबूत और टिकाऊ घर बनाना चाहिए। मिट्टी का घर आज के समय नहीं चल पाएगा क्योंकि बाढ़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सरकार को उनको मदद करना चाहिए जो ऐसे घर हैं। ठीक है, और याद रखना है स्तंभ आधारित मकान बनाए। स्तंभ मतलब घर के जो सीमेंटवा पिलर दिया जाता है ना, वैसे हमें घर बनाना चाहिए। चारों कोना पे पिलर होना चाहिए, सीमेंट बालू रड लगा करके, जो लोहे का छड़ होता है उसका लगा करके बनाना चाहिए, ताकि हमारे घर काफ़ी मजबूत हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर दिखाए गए हैं बाढ़ वाले इलाकों में, ये घर काफ़ी दिनों तक टिक पाएंगे। ठीक है, आशा करूंगा आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिट जाओ भाई। चलिए, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब सुरक्षित निर्माण का उपाय क्या है। ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहिए जिसकी लागत कम हो। मतलब बाढ़ के इलाकों में क्या करना चाहिए, ज़्यादा हाई फाई एकदम वीआईपी घर नहीं बना देना चाहिए। जैसे जवनिया गांव में हुआ था भाई, जवनिया गांव को पूरा तहस नहस कर दिया। सरकार ने भी ज़्यादा मदद नहीं किया। इवन सरकार को मदद करनी चाहिए थी इसके लिए। लोगों को मकान बनाने से पहले यह जानकारी देना चाहिए कि मकानों का निर्माण नदी के तट पे या बांध के किनारे नहीं होना चाहिए। कभी भी भुला के नदी के किनारे, ये समुद्र के किनारे या फिर बांधों के किनारे, या जहाँ पे पोखरा तालाब बहुत बड़े बड़े हैं, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है, झरने किनारे, वहाँ घर कभी भी भुला कर नहीं बनाना चाहिए, महंगा वो भी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र को समझाने के प्रयास किए गए। मकानों के नींव तथा दीवार सीमेंट की कंक्रीट की होना चाहिए। जो नीचे का घर बन रहा है ना आजकल, जो भी घर, उसको सीमेंट बालू से बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो घर टिक सके।
और एक और बात कहा जा रहा है कि जो भी घर बनाना चाहिए उसमें पिलर, स्तंभ होना चाहिए। स्तंभ मतलब पिलर होना चाहिए, खंबा होना चाहिए, ताकि वो घर काफी मजबूत रह सके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग समझने जा रहे हैं अगला पॉइंट, अब जो कि खत्म होने ही वाला है बहुत जल्द, अभी लास्ट ही पॉइंट में भी है या एक दो और होगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन में बाढ़ को रोकने का क्या उपाय या रणनीति हो सकता है। तो बाढ़ को मतलब पूरी तरह से पूर्णतः रोकना आसान नहीं होता है, लेकिन उचित प्रबंधन द्वारा इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। मतलब बाढ़ को पूरी तरह से कम नहीं रुका नहीं जा सकता है, लेकिन इसके कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देख सकते हैं बाबू कि आप यहाँ पे बाढ़ आए हुआ है तो लोग नाव पे बैठ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके प्रभाव को कुछ कम करेंगे। बांधों का संरचनात्मक उपाय क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या करेंगे, मतलब क्या बनाकर कर सकते हैं। बांध का निर्माण कर सकते हैं, तटबंधों का निर्माण कर सकते हैं, नदियों का जो तट होता है ना, किनारा होता है, उसको मजबूत बनवा सकते हैं हम लोग। जलाशय और बैराज का निर्माण करा सकते हैं, जैसे झीलों का, तालाबों का निर्माण करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, नदी की गाद की नियमित सफाई दो। नदियों में जो कचरा फैल रहा है, दिन पर दिन कचरा, लोग नहा रहा है, धोआ रहा है, सब गंदगी वही में, सब पूजा पाठ का सब टोटल चीज उसी में लोग नदियों में बिक रहा है। ठीक है, और बाढ़ मार्ग का निर्माण किया जाए। जो बारिश ज़्यादा तेज आ रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरह से रास्ता दिया जाए ताकि वो पानी कहीं चला जाए। ठीक है, जिन इलाकों में पानी नहीं वहाँ चला जाए। जैसे बिहार में जैसे देखा जाए ना, बिहार की बात करें, बिहार का जो नक्शा आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नक्शा है बिहार का। ठीक है, ऐसा बिहार है, तो ये उत्तर बिहार, ये गंगा नदी हो जाता है, गंगा नदी ये दक्षिण बिहार होता है, ये उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पानी को दक्षिण बिहार में बुला देना चाहिए, भेज देना चाहिए, ताकि सुखाड़ की भी समस्या खत्म हो जाए और बाढ़ की भी समस्या खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए, बिहार के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट समझ